नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। टुकड़े टुकड़े गैंग, यह शब्द आपने सुना होगा। इस शब्द को लेकर कई बार देश में डिबेट हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, बहस हो चुकी है। यह शब्द जो है अक्सर सुना जाता है, बार बार सुना जाता है। पहली बार टुकड़े टुकड़े गैंग यह शब्द 2016 में सुनाई दिया था। 2016 में तब सुनाई दिया था जब देश की राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में नारे लगे थे, खुलेआम नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे तब लगे थे जब जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स ने, जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन ने बाकायदा एक आतंकवादी के समर्थन में, जी हां, एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया था, उसके समर्थन में, उसकी याद में, उसकी पहली बरसी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसी में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगे और साथ साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट को हत्यारा कहा गया। यह कहा गया कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल हत्या की है एक आतंकवादी, क्योंकि उसको, हालांकि उसको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसको बाकायदा उसको फांसी पर चढ़ाया गया था। और उसके बाद से टुकड़े टुकड़े गैंग दरअसल एक तरह का मुहावरा बन गया, या कहें लोकोक्ति बन गया उन लोगों के लिए जो टुकड़े, भारत के टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जो सेवाग्राम के रूप में चर्चित वर्धा है, वर्धा में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्धा से उन्होंने कांग्रेस पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो इस वक्त टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के हाथों में चली गई है, अर्बन नक्सलियों के हाथों में चली गई है। अर्बन नक्सली और टुकड़े टुकड़े गैंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अर्बन नक्सली भी जो है भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भारत को विखंडित करना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया, वो भी वर्धा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये कांग्रेस जो है वो गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। उन्होंने कहा वो गांधी जी वाली कांग्रेस थी, लेकिन आज जो है कांग्रेस पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथों में चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमला किया ये कितना सही है? क्या एक राजनीतिक विरोधी पर, अपनी विरोधी पार्टी पर इस तरह से हमला करना, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बताना, क्या ये सही है? क्या प्रधानमंत्री चुनावी फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर इस तरह के हमले कर रहे हैं? या फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि कांग्रेस इस वक्त सत्ता के लिए या बीजेपी से लड़ने के लिए भारत विरोधी ताकतों से किसी भी हद तक हाथ मिलाने के लिए तैयार है। क्या इसका बैकग्राउंड ये है? इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग कहना ये कितना सही है, कितना इसको सही माना जाना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो भारत विरोधी नारे लगाने का जिस पर आरोप लगा था ना, वो कन्हैया कुमार जिसके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, वो भी आज राहुल गांधी का विशिष्ट सहयोगी है। कांग्रेस 2 बार उसे टिकट दे चुके। ये अलग बात है कि भारत की जनता ने उस टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लीडर हैं कन्हैया कुमार को पराजित कर दिया था, 2 बार पराजित किया। लेकिन आज भी वो कांग्रेस की अहम जो टीम है, राहुल गांधी की कोर टीम है, उसका वो हिस्सा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, किस तरह से उन्होंने वर्धा में कांग्रेस पर हमलावर हुए। सुनिए जरा। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में
नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और जैसा मैंने शुरू में कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है दरअसल, और वो पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। क्योंकि राहुल गांधी अभी हाल ही में अमेरिका से आए और अमेरिका में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसको लेकर के भारत में खासा विवाद हुआ। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, भारत को लेकर जो इस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, उसको लेकर पूरे भारत में विवाद होता है। कभी वो कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, लोकतंत्र नहीं है, और अमेरिका और यूरोप को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। वो कैसे मूक दर्शक बने रह सकते हैं? तो वो अमेरिका और यूरोप को निमंत्रण देते हैं कि आइए भारत में हस्तक्षेप कीजिए। कभी वो कह देते हैं कि चीन जो है वो बहुत बढ़िया देश है, चीन में बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, तो भारत का विरोध करते हैं, चीन की प्रशंसा करते हैं। इस बार तो उन्होंने जाके सीधे सीधे बोल दिया चीन में जो है भारत में बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। चीन में तो बेरोजगारी की कोई समस्या ही नहीं, जबकि चीन में बेरोजगारी जो है भारत से कहीं ज्यादा है। ये आंकड़े हैं, ये सारी तस्वीर है, इसको लेकर कई डिबेट्स हो चुकी हैं। फिर वो जाकर भारत में वो कहते हैं कि भारत में सिख जो हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, वो जो है गुरुद्वारे नहीं जा सकते। अब सिख उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमको बताओ, हम तो पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, हम गुरुद्वारे जा सकते हैं। ये कौन से देश की बात कर रहे थे जहां सिख जो है वो पगड़ी नहीं पहन सकते? और इसके अलावा जो राहुल गांधी हैं वो इल्हान उमर नाम की एक अमेरिकी सांसद से मिलते हैं। ये भारत विरोधी जो गैंग है, जो अमेरिका में भारत विरोधी जो सांसदों का गैंग है, ये उसकी लीडर है, जो पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान के कहने पर भारत का जो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वहां जाती है और वहां जाकर कहती है कश्मीर भारत का है। उनसे मिलते हैं, जो भारत विरोधी जो तमाम सांसद है उनसे मिलते हैं। तो इसी सब के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस पूरी पृष्ठभूमि में कह रहे थे, इसको समझना जरूरी है। लेकिन मैं राहुल गांधी के कुछ विवादित बयान सुना देता हूं जो उन्होंने विदेश की धरती पर दिए थे। सुनिए जरा। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, to the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So India has to think about the act of production and organizing production. And India has to, it's not acceptable that India simply says, okay, manufacturing, what you call manufacturing or production is going to be the preserve of the Chinese, it's going to be the preserve of the Vietnamese, it's going to be the preserve of the Bangladeshis. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. We will think of scrapping reservations when India is a fair place.
बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। तो ये राहुल गांधी के जो प्रिय नेता है कन्हैया कुमार, उनका भी मैंने आपको सुना है। वो कहते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर के अंदर बलात्कार करती है महिलाओं का। ये सारी पृष्ठभूमि है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समय कम है, मैं अपनी डिबेट पे सीधा आऊँगा। मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन ये भी आपको याद दिला रहा हूँ, अभी कल ही एक बयान वायरल हुआ था। कल क्या, एक दिन पहले बयान वायरल हुआ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं वो एक टेलीविज़न डिबेट में, पाकिस्तान की टेलीविज़न डिबेट में कह रहे थे कि 370 और 35 पर पाकिस्तान का रुख जो है, पाकिस्तान और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पेज पर हैं। पृष्ठभूमि है जिसके अंदर शायद इस पृष्ठभूमि के आधार पर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसी को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सुनवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप भली भांति परिचित है। लेकिन आज के मेहमानों का परिचय करा दूं। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कमरू चौधरी जी जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कमरू चौधरी जी। मेरे साथ स्टूडियो में नंद किशोर गर्ग जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और ये भी बता दूं, नंद किशोर गर्ग जी ने वो वाली कांग्रेस भी देखी करीब से जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, और आज की कांग्रेस भी देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं लंबे समय तक, राजनीति से जुड़े रहे हैं। तो वो कांग्रेस भी देखी, आज वाली कांग्रेस भी देख रहे हैं। और मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, वो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत धनंजय गिरी मैं आपसे कर रहा हूँ। धनंजय गिरी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब प्रधानमंत्री इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी नेता की देशभक्ति पर सवाल क्यों उठाना? ये तो गलत है ना। वो ठीक है, आपके राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, इस तरह की चीज़ें विपक्ष के लिए इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, बापू भी वर्धा गए थे, मोदी जी भी वर्धा गए। मोहनदास की यात्रा वर्धा की और मोदी की यात्रा वर्धा की। साबरमती की संत का दर्द साबरमती की संतान ही समझ सकती है। ये निस्संदेह ये लाल बाल पाल की कांग्रेस नहीं है, निस्संदेह ये सुभाष पटेल की कांग्रेस नहीं है। कि कांग्रेस का बदला हुआ स्वरूप जो दिख रहा है, बापू गांधी नाम नकल कर लेने से गांधी की अकल तो नहीं आ जाएगी। बापू ने कहा था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पे होगा। आज आपने अभी बताया कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि धारा 370 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये एंटी नेशनल अलायंस है, इसके साथ पाकिस्तान के सुर मिले हुए। तब ये सवाल उठता है कि कोई भी कांग्रेस का नेता निकल के कहे कि धारा 370 दोबारा लगाने वाले मेरी लाश पे लगेगा, तो कहे तो समझ में आए कि हे बापू की कांग्रेस है। तो कहने की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया कुमार का आपने उदाहरण लिया, ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। लगातार भारत की धरती पर विदेश की धरती से जाकर के संघातक और पातक हमले करना राहुल गांधी की सोच का हिस्सा बन गया है। जितने भी भारत विरोधी गतिविधियों में उम्र इस पार हो या उम्र उस पार हो, जो भी भारत विरोधी गतिविधियों की बात कर रहा है, कांग्रेस का ये कटा हाथ उसके साथ खड़ा है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। कांग्रेस की सह दे रही है उन तमाम लोगों को जो चाहे भारत में पत्थरबाजी कर रहे हो, चाहे वैचारिक पत्थर बाहर से फेंक रहे हो, उन दोनों को कांग्रेस पार्टी लगातार सह दे रही है। और ये देश की जनता, आम आवाम, एक एक व्यक्ति आज समझ रहा है कि कांग्रेस कर क्या रही है। और निसंदेह ये कांग्रेस जो इस परिस्थिति में है, कांग्रेस 27 हो गई लेकिन 100 का आंकड़ा छूने के लिए बेचैन है। बापू जब अंतिम समय में भी थे तो कांग्रेस के अगर लगातार चाल चरित्र और चेहरा पर आप देखेंगे तो भारत के ऊपर लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में, भारत में रह करके इसके तमाम नेताओं को अगर आप फेरिस्त बनाते जाएं एक एक करके, तो आप देखेंगे कि भारत विरोध के स्वर पर लगातार या तो मौन है या गौण है। लेकिन भारत विरोध के स्वर पर लगातार मुखर हैं, लेकिन भारत के समर्थन के स्वर पर आप धारा 370 35 पर आप कहीं कि किसी का स्टैंड क्लियर करें। लेकिन भारत का, आप कह रहे हैं भारत के समर्थन पर मौन है। नरेंद्र मोदी का समर्थन कोई भारत का समर्थन थोड़ी हो सकता है, और नरेंद्र मोदी का विरोध कोई भारत का विरोध थोड़ी हो सकता है। आप मोदी का विरोध करिए, खुल करके करिए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र हम ये मानते हैं। हमारे भी सरदे अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, तब लगातार यूं गए और पाकिस्तान को धूल चटा दिया। मोदी के विरोध में आप मुल्क का विरोध न करें। मुल्क का विरोध जब आप वहां जाकर के कहते हैं
कि भाई आप जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करते हैं वो कहता है कि भाई पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, पाकिस्तान से बात करके चित करके दोनों करके देख लिया गया। जब आपके उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि चाइना का इंटरफेरेंस होना चाहिए, जब मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान में कहते हैं कि मोदी को हराने के लिए हमारी मदद करो, तब दिक्कत होती है। दिक्कत तब होती है जब आप कहते हैं कि मैडम गई बाटला हाउस में और उनके सामने उनकी आंखों से आंसू गिर गए। जब आपके नेता दिग्विजय सिंह हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं, तब इस देश के आम आदमी को पीड़ा होती है, तब दर्द होता है। आप भाजपा का विरोध करिए, भारत विरोध के स्वर आज कांग्रेस के स्वर से मिलते हैं। ओके, कमरू चौधरी जी, भाजपा का विरोध होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होना चाहिए, वो तो कांग्रेस की एक डेमोक्रेटिक राइट है। और मुझे लगता है विपक्ष का नेता होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते ये उत्तरदायित्व भी है कांग्रेस का, जो देश की जनता ने कांग्रेस को सौंपा है। लेकिन भारत का जो है मोदी का विरोध करते करते, भारत का विरोध करते करते, जब मोदी का विरोध कर जब भारत का विरोध शुरू हो जाता है, तो फिर तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो ही जाएगा ना। नमस्कार अशोक जी, सबसे पहले देखिए आज जिस डिबेट में हम बैठे हुए यहाँ पे एक साफ चीज जाहिर होकर आ रहा है कि एक जिसको बोलते हैं कि मोदी हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान मोदी नहीं है। आज 2024 का हिंदुस्तान है। यहाँ पे एक इस तरह से एक जहर फैलाया गया लोगों का मन में। कौन सा जहर है? एक फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व को लेकर लोगों का मन में एक ऐसा जहर फैलाया गया कि एक हिंदुस्तान में अगर मोदी का खिलाफ कोई करे, मोदी का पॉलिसी का खिलाफ आलोचना करे, मोदी का नाकामी का खिलाफ आलोचना करे, अगर नोटबंदी का खिलाफ हम आलोचना करते, अगर हिंदुस्तान का चीन का तरफ क्या रवैया हो रहा है उसका आलोचना करे, तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, खास कर सोशल मीडिया में और कुछ लेगेसी मीडिया में, कि ये जो है कि हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं। भाई हमको सरकार में नहीं आ पाए, जनता हो सकता है कि अगली बार हमको मत दे दे, लेकिन ये बात तो नहीं है कि हम कमियां जो है सरकार की वो ना लाए सामने में। आज आप 4 साल में चाइना के साथ में आपका एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, चाइनीज टेक्नीशियन हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे, उनको वीजा नहीं दे रहे, लेकिन आपका इंडिया और चाइना का बीच में ट्रेड डिफिसिट लगभग $102 बिलियन हो चुका है। ये क्यों, कहां से हुआ, कैसे हुआ? इसका अगर बात करें तो हम हिंदुस्तान विरोधी हो गए, भारत विरोधी हो गए। कैसे? आज आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान जब मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी होना चाहिए था, वहां जगह में आज एक कंजम्पशन इकोनॉमी बनकर रह गई है। क्यों? आपका आलोचना हम नहीं करें। आपने नोटबंदी लाया था क्या बोलकर। और दूसरी बात देखिए किस तरह से फर्जी बात को दोहरा कर एक ही झूठ को बार बार बोला जाता है। कांग्रेस का एक स्टेटमेंट था 370 हटने का बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दिया 370 पे, तो हमारा यह मानना है कि इसमें और कोई बहस हो नहीं सकता है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में अपना गठबंधन करती है तो वो जो है कि एंटी नेशनल हो जाती है कांग्रेस पार्टी। अगर पाकिस्तान से कोई दुश्मन कांग्रेस और एनसी का तारीफ कर लेता है, वो जो है एंटी नेशनल हो जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। लेकिन वही जो है देश में जिस तरह से नफरत का जहर फैल रही है और जिस तरह से ये लोग फैला रहे हैं, इसमें तो प्रधानमंत्री चुप्पी में बैठे हुए। इनका आज 10 साल का पॉलिसी में कश्मीर में 370 हटने का बाद में कितना कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में बैठा दिया। ये विफलता है कि इनका कामयाबी है। बोलिए अशोक जी। ओके, मैं आ रहा हूं। मेरा कुछ काउंटर क्वेश्चन है। धनंजय जी रुकिएगा। आपने जो कहा, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी का विरोध, मोदी की नाकामी का विरोध भारत का विरोध नहीं है। इस बात से आपकी 100% में सहमत हूं। लेकिन सवाल यह, और आपने कई चीज़ें गिनाई, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, डेफिसिट के मोर्चे पर, जो है ट्रेड डेफिसिट के मोर्चे पर कई चीज़ें गिनवाई, लेकिन जो कमरू जी आप बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी वो बात तो नहीं करते ना। जब वो विदेश जाते हैं तो उन्होंने सिखों को लेकर जो कुछ कहा, उन्होंने चाइना को लेकर जो कुछ कहा, उन्होंने ट्रेड डेफिसिट की बात नहीं, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि चाइना में तो डेमोक्रेसी है जी, चाइना में बड़ा अच्छा है, चाइना में बड़ा सुख सुकून है। उन्होंने कहा चाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। वो उन्होंने गलत कहा, जो आंकड़ों से साबित हो चुका है। दूसरी बात, मैं 370 पे आता हूं। जो आपने कहा सर, ये बात ठीक है, आपने कहा 370 का विरोध आप जब तक था कोर्ट में था, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं सर, 5 अगस्त को 370 को रिमूव किया गया। और इस साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, मेरे पास वो ट्वीट है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक डे मनाया है 5 अगस्त को।
5 अगस्त 2024 को, मेरे पास ट्वीट है सर, मैं अभी, मेरी बात एक मिनट, दूसरी बात, हाँ एक मिनट, पूरी बात हो जाए। दूसरी बात जो आपने 370 को लेकर कहा, उसमें मैं आपको यह भी याद दिला दूं, आपने कहा 370 को लेकर, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कांग्रेस की सहयोगी है, जिनके साथ आपने गठबंधन किया, उसने अपने घोषणा पत्र में, मेरे पास उनका घोषणा पत्र भी है, उन्होंने 370 को वापस लाना, 35 को वापस लाना, और उन्होंने पाकिस्तान से बात करना, पाकिस्तान से ट्रेड के रास्ते खोलना, ये सब चीजें कही थी। और ये ठीक है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये कांग्रेस का नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि कांग्रेस को हमारे इन बिंदुओं से कोई आपत्ति नहीं है। यह उमर अब्दुल्ला का बयान है कि कांग्रेस ने हमारा घोषणा पत्र अच्छे से पढ़ा है और कांग्रेस को हमारे घोषणा पत्र से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए किसी मिनिमम गारंटी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। यह उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस इन सबसे सहमत है, जब आप बैठते हैं, विरोध नहीं करते हैं, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कांग्रेस को कोई इससे एलर्जी नहीं है, कोई एतराज नहीं है। अशोक जी, पहली बात तो ये 5 अगस्त 2019 को क्यों कांग्रेस ब्लैक डे बना रही है? कांग्रेस का शुरू से लेकर आज तक का आपत्ति एक ही है, जिस तरह से आपने कश्मीरियों को इंसल्ट कर आपने उनका राज्य को छीना, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने मोदी का अंडर में जम्मू एंड कश्मीर का अवाम को रखा, लगभग 6 साल तक रखा आपने, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का वो टिप्पणी नहीं आती कि आप कब तक इलेक्शन कराओगे, शायद ये जो इलेक्शन हो रहा है वो भी नहीं होता। और ये भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कितना दिन तक इनको जो है कि यूनियन टेरिटरी में रखोगे, कब तक इनको स्टेट का राज्य दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी जमा किया ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, क्या बोले सरकार, क्या बोली कि हम जल्द से जल्द 6 महीने का अंदर में हम जो है कि इसको स्टेटहुड देंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, अमित शाह जी का मिनिस्ट्री ने दिया वहां पे रिकॉर्ड। बिल्कुल, तो यहाँ पे वो बात मत लाइए। उमर अब्दुल्ला पे क्या कहेंगे सर? नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला पे क्या कहेंगे सर? उमर अब्दुल्ला के बयान पे क्या कहेंगे? एक स्वस्थ तरीका से डिबेट किया जाए। हाँ बिल्कुल स्वस्थ तरीके से कर रहे हैं सर, आपको पूरा समय दे रहा हूं मैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में वाजपेयी जी सरकार बनाए। नहीं सर, प्लीज प्लीज, अब आप सुनिए सर, कमरू जी आपने कहा, सुनिए कमरू जी प्लीज सुनिए, आपने कहा डिबेट, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन डिबेट में ना मुझे लगता है बिंदु पर हम बने रहें तो ज्यादा अच्छी डिबेट हो सकती है। इधर उधर जाने से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सब बीजेपी के साथ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 370 वो दौर गया, 370 से पहले की बात थी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है कि हम बीजेपी को छुएंगे भी नहीं, बीजेपी भी कहती है हम नहीं छुएंगे। वो सब डिबेट का हमारा विषय नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको कह रहा हूं, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भैया ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो ये कांग्रेस का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि कांग्रेस को हमारे इस घोषणा पत्र से कोई एतराज नहीं है, इसीलिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, आप लोगों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया, इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसके साथ खड़े हैं। और दूसरी बात, मैं एक और चीज बताता हूं, ये मेरे पास राहुल गांधी का एक ट्वीट है, राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा है। ये 4 सितंबर को राहुल गांधी कश्मीर गए थे, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कश्मीर में बाहरी, उन्होंने कहा था बाहरी लोगों का कुछ नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बाहरी लोगों को रोजगार जो है कश्मीरियों को मिलना चाहिए, बाहर वालों को दिया जा रहा है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कौन है कश्मीर में बाहर वाले? क्या पाकिस्तानियों को रोजगार दिया जा रहा है? टर्की के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? अफगानिस्तान के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? वहां अगर कश्मीर में जाकर के कश्मीर के अब आप चिंता कर रहे थे सर अभी कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा रोजगार वहां दिया गया है जो कश्मीर में नहीं रहते, और राहुल गांधी कहते हैं बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हाँ, मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूं, इनका एक वो लेकर फिर आपको तुरंत दे रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कहा तो क्यों इसको गलत है, इसके बाद तुरंत दे रहा हूं धनंजय जी। एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपसे ऐड करता हूं। मैं यहाँ पे राहुल गांधी जी जिन्होंने बोला जो बाहरी का, उसका संदर्भ क्या है वो समझिए। लिथियम का जो माइंस मिला कश्मीर वैली में, वो किसको मिला? सर प्लीज सर एक मिनट सर, अब सुनिए सर, नहीं मेरी बात सुनिए सर, नहीं मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी का ट्वीट मेरे सामने है, वो कह रहे हैं रोजगार, और रोजगार कश्मीरी पंडितों को वहां दिया गया।
बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी इस ट्वीट में लिखते ना कि लिथियम का जो वो मिला वो उसमें बाहरी को मैं 1 मिनट सिर्फ, अगर राहुल गांधी ये कहते ट्वीट में लिखते कि लिथियम का, मैं आपकी बात मान लेता। दिक्कत यह है कमरू जी, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और आप लोगों को घुमा फिरा के उनको जस्टिफाई करने के लिए कुछ कहना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे हाथ में उनका ट्वीट है, वो कह रहे हैं रोजगार बाहरी लोगों को दिया जा रहा है और कश्मीर में किसी बाहरी को रोजगार किसी को दिया गया है तो कश्मीरी पंडितों को रोजगार दिया गया है। इशू हुआ कश्मीर में सारे के सारे बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, चाहे मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी कॉन्ट्रैक्ट लिख देते, राहुल गांधी कॉन्ट्रैक्ट लिख देते सर, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता। राहुल गांधी कॉन्ट्रैक्ट लिख देते, खरीद कर दिखा दीजिए। फिर वही बात, मेरे पास ये मैं पढ़ के सुना देता हूं, सुनिए मैं पढ़ के सुना देता हूं राहुल गांधी का, सुनिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने लिखा कि कश्मीर रोजगार कश्मीरियों को नहीं बाहर वालों को दिया जा रहा है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं रोजगार किसको दिया जा रहा है कश्मीर में? बाहरी कौन है कश्मीर में? कश्मीर में जो सेना के लोग वहां जान देते हैं कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए, वो बिहार के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा के हैं, कोई बाहरी नहीं है। कश्मीर मेरा भी उतना ही है जितना उमर अब्दुल्ला का है, आपका भी उतना ही है। तो कश्मीर में बाहरी लोगों को रोजगार, मैं फिर कह रहा हूं कमरू जी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मैं आ रहा हूं, आपकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं राहुल गांधी के बयानों पे बात कर रहा हूं और आपको उन्हीं को जस्टिफाई करना चाहिए। अपने बयान पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनके बयान पे जस्टिफाई करिए। बोलिए धनंजय जी। देखिए, मैं 2 बातों पे घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। जो उन्होंने फर्जी कहा राष्ट्रवाद फर्जी नहीं होता है। इस राष्ट्र के लिए हजारों लोग जो चढ़ गए मातृभूमि की बलि बेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, राष्ट्र को दिन करने लिखा है। हमारे लिए फर्जी कुछ नहीं होता है। और जो आपने फर्जी हिंदुत्व की बात की, अगर दूसरे जिस धर्म से आप आते हैं उसकी बात अगर हो गई होती तो एक लव सॉन्ग बज रहा होता कि गुस्ताख रसूल की है कि सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये लव सॉन्ग बज रहा होता। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, नहीं मैं आपकी पूरी बात सुना हूं। फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व, ये दोनों शब्द आपको वापस लेने पड़ेंगे, ये दोनों शब्द आपको वापस लेने पड़ेंगे। फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व, हिंदुत्व फर्जी हो ही नहीं सकता। मैं आप समझ लीजिए, और अभी आपने कभी कंडेम किया हो तो बता दीजिए। वो जो लव सॉन्ग बजता है उसकी कभी आपने आलोचना की हो तो बता दीजिए। एक मिनट, ये जो कमरू जी जो विरोध कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रवाद फर्जी हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया, उस पर ये एतराज कर रहे हैं। उनका विरोध इस बात, वो ये नहीं कह रहे कि आप से जुदा का समर्थन करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने फर्जी राष्ट्रवाद फर्जी हिंदुत्व का, उस पे इनको आपत्ति है। दूसरी बात हो गया, सुन लिए। आपके गोल पोस्ट बदलने वाली मैं कार्यों को सुन चुका हूं, अब समय विषय पे आई। विषय पे आई। एक एक करके देखिए, ऐसा है, आप कह रहे हैं कि मोदी मुल्क नहीं, कब कहा? मोदी जी ने हमेशा अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन जब देवकांत बरुआ ने कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। जब अपने कुर्सी के लिए राष्ट्रपति आपने पूरा देश में इमरजेंसी लगा दी, तब तो कोई आपत्ति नहीं हुई। राहुल गांधी कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, क्या कह रहे हैं? बाहरी है कौन? किसकी बात कर रहे हैं? ये मक्कारी बंद कीजिए। पूरा भारत एक है। तो धारा 370 और 35 से भारत माता के मुकुटमणि पे लगी हुई कालिक को पोंछ करके कश्मीर की क्यारियों में जहां बारूद की गंध थी, वहां आज केसर की सुगंध है। ये नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, ता कयामत कश्मीर नहीं कायनात याद रखेगी कि कोई भारत माता का लाल जिसने ये उर्दू में आ गए। ओके, रुकिए सर, रुकिए, मैं एक छोटा सा एक मिनट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रेम कुमार जी और नंद किशोर गर्ग जी के पास आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हम डिबेट बिंदु पर करें, कोई आपत्ति नहीं है, मैं सबको समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को देखते हुए जो ये आरोप लगाया गया, आप उस आरोप के पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन वो जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड पर हम जरूर चर्चा करें, उससे हम इधर उधर ना भागें। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
देसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दोटू को आप देख रहे हैं, दोटू को हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस का नया अवतार क्या भारत विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग से हो गया है प्यार। ये सवाल हम उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा में थे। आज वर्धा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। अब वो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल जो हैं वहाँ पर उस तरह से वो लोग पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजनीतिक हमला कितना सही है, कितना गलत है? क्या प्रधानमंत्री इस तरह का हमला, राजनीतिक हमला, क्या राजनीति करने के लिए कर रहे हैं या फिर इसका एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड के आधार पर उनका ये पूरा हमला? इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, कमरू चौधरी जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, नंदकिशोर गर्ग जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनका जो है मुलाकात जो है अक्सर ऐसे लोगों से होती है जो भारत विरोधी और दुनिया में हर जगह होता है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है। एक भारत विरोधी कॉकस होता है, एक भारत का पक्ष में कॉकस होता है, वो बड़े समय से लंबा चला आ रहा है। लेकिन वो भारत विरोधी जो कॉकस है उन्हीं के सांसदों से मिलते हैं तो उस पर सवाल उठते हैं। फिर उन्होंने जो बयान दिया सिखों को लेकर, पन्नू आज भी बार बार कह रहा है कि देखिए हमने तो कहा था कि खालिस्तान की मांग, और राहुल गांधी जी ने जो कहा वो इसीलिए हम कहते हैं कि खालिस्तान जरूरी है। तो टुकड़े टुकड़े की बात तो जो है, जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं उनको तो एक एम्यूनेशन मिल गया ना भारत के खिलाफ। देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारा ऑफिशियल वर्जन जो है सरकारी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग को मान्यता नहीं देता है। चाहे RTI लगा के पूछी गई बात हो, चाहे संसद में S जयशंकर जी का बयान हो, दोनों ये बातें कहती हैं कि हमारे देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग एग्जिस्ट नहीं करता है और न इसका कोई सदस्य है। अब इस बात को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी नकार रहे हैं या फिर बीजेपी नेता के तौर पर वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। अच्छा, मैं इस पर एक छोटी सी बात, प्रेम जी एक मिनट, एक छोटा सा इंटरवेंशन, फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा। आपने सही कहा, एक RTI लगी थी और RTI के जवाब में ये सरकार की ओर से कहा गया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, क्योंकि ऑफिशियली जो है आधिकारिक रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सर आपकी जानकारी में ये बता दूं, अगर आप कहेंगे आधिकारिक रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है तो आधिकारिक रूप से भारत का कोई राष्ट्रपिता भी नहीं है। एक RTI लगी थी, पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपिता कोई है,
तो उस आरटीआई के जवाब में, क्योंकि आधिकारिक रूप से आरटीआई वही जवाब देता है जो दस्तावेजों में, सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होता है। सरकारी दस्तावेजों में किसी में दर्ज नहीं है कि भारत का कोई राष्ट्रपिता है, तो उस आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता हमारा कोई नहीं है, जबकि पूरा देश और कांग्रेस के नेता और आप भी मानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो ये टेक्निकल चीज है, इसको मुझे लगता है इससे अलग हटकर हम डिबेट करें ज्यादा बेहतर होगा। चलिए जी। देखिए, राष्ट्रपिता सम्मान की चीज है, आप कीजिए या न कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग डिफेम करने के लिए टारगेटेड ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है और अनऑफिशियली इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑफिशियली सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री के मुख से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए गंभीर बात है अशोक जी, इस दोनों के का कंपैरिजन से मैं सहमत नहीं होता। उसके बाद आप आइए चर्चा, चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। भाई 5 साल से 2019 के बाद से 35A 370 के संबंध में जो सरकार ने निर्णय लिया, प्रभावहीन बनाया, वो 370 को वो चीजें सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना रुख अपनी जगह है, कांग्रेस ने अपना रुख अपने स्पष्ट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके साथ हम बंधे रहेंगे। अब उसके बाद इस समय किसकी आवश्यकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ कांग्रेस मिलाए और तब चुनावी फायदा ले कि देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा बोल रहा है वैसा कांग्रेस बोल रही है। ये आवश्यकता किसकी है? बीजेपी की है। लेकिन पता नहीं ये बुलवाने के लिए बाकी पूरा इकोसिस्टम क्यों बेचैन रहता है जो बीजेपी बुलवाने के लिए प्रयत्नशील रहती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके बाद ये समझिए, तीसरी बात में आता हूं कि जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हुए जो हमला किया, राहुल गांधी पर हमला किया, अब पूरा बैकग्राउंडर लेकर के सबका सामने आ गया। अब सबका स्पष्टीकरण कोई एक साथ नहीं दे सकता। आरोप तो अब बहुत सारे एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक उदाहरण रखता हूं, जैसे सिख को लेकर के राहुल गांधी की बात, पूरी बात नहीं रखी जाती है, उसकी आखिरी पंक्ति। उससे पहले मैं बोलता हूं कि ये पगड़ी पहनकर आप घूमना आपको अलाउ है कि नहीं, संघर्ष इस बात का है। कड़ा पहनकर घूमना अलाउ है कि नहीं, संघर्ष इस बात का है। और ऐसा ही विभिन्न धर्मों के लिए है। वो आखिरी वाला सेंटेंस है डिलीट कर देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आलू इधर से डालो और सोना उधर से निकलेगा। ये राहुल गांधी को डिफेंड करने की पूरी कोशिश है और वो दिखती है, क्योंकि ये सबके सभी धर्म के लिए लड़ाई है हिंदुस्तान में के धार्मिक प्रतीकों के साथ में कोई निकलता है कि नहीं। अभी एसजीपीसी ने पूरा डिटेलिंग बताया है जारी करके कि कहां कहां दिक्कत आई है, शिकायतें आई हैं। बीते दिनों में वो हिजाब वगैरह का भी विवाद हुआ है, स्कूल में कौन पहन के जा सकता है, नहीं पहन के जा सकता है। तो धार्मिकता को लेकर के कोई इस देश में जो संवैधानिक तरीके से सबको अधिकार मिला हुआ है, उसको ये फाइट है कि उसको कैसे बचाया जाए। ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है। लेकिन एक अब इल्हाम से मिलने वाली बात है, लगे हाथ वो भी बात कर लेते हैं। इल्हाम से राहुल गांधी इल्हाम से मिलने गए या कोई अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी से मिलने आया जिसमें इल्हाम मौजूद थी? भाई आप विदेश में जाएंगे, कोई प्रतिनिधि मंडल आएगा तो आप एलिमिनेट करेंगे, मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। एक तो ये प्रश्न। क्या दिक्कत है? दूसरा है कि इंटरनेशनल फेस होता है। हाँ। हम जब भारत की ओर से जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी आधार पर कि किसने अतीत में क्या बोला नहीं बोला, इस हिसाब से किसी को प्रतिनिधि मंडल से हटाया नहीं जा सकता। ये हमारी चॉइस नहीं होती है, इसको हटा लो तब मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट है। लेकिन इसको पेश कैसे किया जाता है ये भी सबके सामने है। ठीक है, ओके। अब मैं दो चीजें कहता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ चौथे मेहमान नंद किशोर गर्ग जी हैं। आपने एक मिनट सर, एक मिनट रुकिएगा। आपने भाई सही कहा, प्रतिनिधि मंडल होता है, ठीक है ना सर। आप देखते हैं, मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, टेलीविज़न चैनलों में आप लोग डिबेट देखते हैं ना, तो टेलीविज़न चैनलों में हमेशा एक पाकिस्तान का कोई विश्लेषक बैठा लिया जाता है, पाकिस्तान का कोई बैठा लिया जाता है। हम दूरदर्शन पर इस बात को एश्योर करते हैं कि हम पाकिस्तान के किसी गेस्ट को नहीं बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। यह हमारी भूमिका है।
और मुझे लगता है जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको एक स्टैंड लेना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज जाता अगर राहुल गांधी जी ये कहते कि मैं इस प्रतिनिधिमंडल में इल्हान उमर से नहीं मिलूंगा क्योंकि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। बहुत बढ़िया मैसेज जाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले स्टेप पे आ जाता हूं। उनको फिर भी मिलना पड़ा, वो नहीं कर सकते थे। उसके बाद मुलाकात के बाद अगर एक प्रेस रिलीज आती जिसमें राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस रिलीज होती कि आज इल्हान उमर मेरे से मिलने आई और मैंने इल्हान उमर को 2 टूक कह दिया कि इल्हान उमर सुन लो, कश्मीर भारत का है, भारत का हिस्सा रहेगा। तुम्हारे जैसे लोगों के कहने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। अगर राहुल गांधी इल्हान उमर के मुंह पे यह बात बोल देते तो आज अशोक श्रीवास्तव राहुल गांधी के लिए तालियां ठोकता कि चलो किसी ने तो ठोक कर उस भारत विरोधी सांसद के सामने किसी ने तो बोला। एक बात ये बड़ा स्पष्ट है जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं आधी अधूरी बात, ये वो जो है बुर्के को लेकर, ये वो लेकर, बहुत बढ़िया बात है। धार्मिक प्रतीकों पर इस तरह के हमले हो तो सबके लिए आवाज उठाइए ना। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि संसद में खड़े होकर तो यह कहा जाता है हिंदू जो है वो हिंसक होता है। आज गणेश चतुर्थी पर दर्जन भर जगह में गणेश चतुर्थी पर पथराव हुआ है। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने, विपक्ष के किसी नेता ने बोला जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तब पथराव होता है, जब उसके बाद हनुमान जयंती निकलती है तब पथराव होता है, हिंदू नववर्ष होता है तब पथराव होता है, मस्जिदों से पथराव होता है? मैं नहीं देखता। एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं ना, मैं आपके इकोसिस्टम से सवाल उठाता हूं। आपका एक इकोसिस्टम खड़ा होकर कहे कि क्या इस देश में हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकता, पर्व नहीं मना सकता? क्या हिंदुओं के हर त्योहार को, हर शोभा यात्रा को पथराव के बीच से निकलना पड़ेगा, पथराव की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? तो हिंदुओं के प्रतीकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर भी बोलिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि एक एजेंडा बनाने की कोशिश होती है। बोलिए, मैं जवाब दूं। देखिए, बोलिए। पहली बात इल्हाम पर आते हैं कि आपके शब्दों के हिसाब से प्रतिक्रिया दी जाती, आपके हिसाब से दी जाती। सर अपने हिसाब से दे देते सर। हिंदुस्तान के पैरेलल इल्हाम को इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। वाह, वो देंगे वो गलत होगा। वाह, मिलना इंपॉर्टेंस देना नहीं होता। इल्हान उमर से मिलकर इंपॉर्टेंस देना वो नहीं होता। लेकिन इल्हान उमर को कुछ, एक देश है, इल्हान उमर को कुछ अच्छा मतलब इल्हान उमर को हम कुछ कहेंगे तो वो फूफी है हमारी की नाराज हो जाएगी। राहुल गांधी नहीं, मुझे इस बात पे आपत्ति है कि आप कह रहे हैं इल्हान उमर को आप लोगों ने, या आप माफ कीजिएगा आप नहीं, इल्हान उमर को कांग्रेस ने तभी एक दर्जे पे पहुंचा दिया जब भारत का विपक्ष का नेता इल्हान उमर के साथ मुलाकात करता है। उसके बाद अगर आपने उसको दर्जा वो दे दिया तो उसको उसकी औकात तो दिखाइए। वो हमारी फूफी नहीं लगती कि नाराज हो जाएगी राहुल गांधी कह देंगे तो। हमारी फूफी नहीं लगती इल्हान उमर। सुन लीजिए, आप जब बोल रहे होते हैं तो मेरा भी मन करता है बीच में बोलने। बोलिए ना सर, बोलिए, तर्क से बोलेंगे तो आपको वक्त दूंगा। हम कैसे बात करें? आपको 3 मिनट नहीं, आपको 3-3.5 मिनट दिया, आपको नहीं रोका ना। आपने सारी सर्च सब चीजों पे गई, लेकिन मेरे भी कुछ तर्क है ना। नहीं बोलते, आगे खत्म हो गई। हमें अपने समय जितना दिया सो दिया, ठीक है, ओवर। नंदकिशोर गर्ग जी, क्या आपको, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए आज की जो कांग्रेस है वो गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। कैसे, क्यों आपको लगता है? क्या आपको भी लगता है ऐसा? वर्धा जहाँ पर ये बोला है, उसी वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ग लगा हुआ था और गांधी जी आग्रह कर उसके मिलने गए थे, लोगों से बातचीत करने गए थे। और देख के बाद ये कमेंट्स थे उनके कि जिस चीज़ को मैं नहीं कर पाया डॉक्टर हेडगेवार तुमने कैसे कर दिया कि यहाँ सब लोग एक पंक्ति में बैठ के भोजन कर रहे हैं, कोई जाति इत्यादि की बातचीत नहीं कर रहा। इसलिए वर्धा में उनको याद आए गांधी जी, क्योंकि वर्धा और गांधी जी जुड़े हुए हैं। वर्धा स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र था, जमनालाल बजाज और वो सब लोग वहाँ मिलके रहते थे। मैं इसलिए उनको ये संदर्भ जुड़ा, और कि गांधी वाली वो कांग्रेस जो राष्ट्र के लिए समर्पित थी, तिलक वाली वो कांग्रेस, सुभाष वाली वो कांग्रेस, पटेल वाली वो कांग्रेस आज कहाँ गई? कन्हैया कुमार के कब्जे में आ गई क्या? अब टुकड़े टुकड़े गैंग को कहेंगे वो नहीं है, रिकॉग्नाइज शब्द नहीं है। भाई सरेआम बोलते हैं, खुले में बोलते हैं। उसके बाद भी प्रेम कुमार जी उसको अगर डिफेंस देते हैं तो कैसी टेक्निकल पक्ष उठाया, ठीक है। नहीं, वो आरटीआई का केस में पक्ष कहाँ से आ गया? उसका तो आपने भी टेक्निकल जवाब दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि कुछ शब्द प्रचलित हो जाते हैं पर उनके मुंह से निकले हुए हैं तो मना करें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ हुआ था, खुलेआम हुआ था।
तो इसलिए कोई उसको डिफेंस, इनडिफेंसिबल को डिफेंस देने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने सारी कांग्रेस देखी। 62 में मैं बालक था तो जवाहरलाल नेहरू से चीन युद्ध के बाद मिला था। मेरे पास आज भी वो फोटो और वो मेरा मैं प्राइज पोजीशन मानता हूँ कि नेहरू जी हमारे क्षेत्र में आए, एक डंडा लेके, एक रस्सी बंधी हुई थी चारों, और उसमें घूम गए। हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, बालकों से भी सबसे। कहाँ वो युग, कहाँ नेहरू जी अटल जी को कहते हैं कि वे देश का भावी प्रधानमंत्री बनेगा। कितना बड़ा दिल का और कितनी बड़ी रिकग्निशन। उनको लगा कि ये होनहार सांसद कल कहाँ तक जा सकता है। इंदिरा जी को लोग कहते हैं ना, ये इंदिरा जी कांग्रेसी भी कहते हैं कि देवी कहा था, दुर्गा कहा था अटल जी ने, वो बात कहा या नहीं कहा, परंतु कितने बड़े दिल थे उनके। मैं बांग्लादेश आंदोलन का जब बना था तो उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। उस समय मैं एक्टिव था विद्यार्थी परिषद में, और लगातार कई दिन तक जुलूस चले थे। किसके लिए? देश हित में था। और इंदिरा जी ने एक अच्छा स्टेप लिया, उसमें सबने सपोर्ट किया। उस समय परम पूजनीय गुरु जी को शास्त्री जी बराबर में बिठाते रहे 65 की लड़ाई में। 71 में सबको साथ लेके देश को दोबारा से एक विजय श्री दिलाने का हमें योगदान मिला। अच्छे लोग थे, बड़े दिल के लोग थे। और आज ऐसे कई बार मैं उनके क्या शब्द प्रयोग करूंगा जो इनडिफेंसिबल को डिफेंस देने की कोशिश करते। लेकिन ये तो दोनों तरफ से है ना आनंद किशोर, दोनों उधर बीजेपी भी वो बीजेपी नहीं रही ना। लोग कहते हैं बीजेपी कौन सा, वो नहीं रही, उसमें भी कांग्रेसीकरण कई हद तक हुआ है। पर बांग्लादेश के मामले में जो कुछ अब हुआ, मैंने तो किसी से ना चौधरी साहब से सुना ना प्रेम कुमार, आखिर इतना बड़ा कांड हो गया और उस बांग्लादेश में हुआ जिसके क्रिएशन का श्रेय मेरे कांग्रेसी बंधु लेते और काफ़ी हद तक श्रेय जाना भी चाहिए। परंतु आज वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो स्थिति आई है, जो आज हमारे अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं, हसीना ने वहाँ पर गरीबी कम करके भारत की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया। माइग्रेशन गरीबी के कारण बांग्लादेश से नहीं हो रहा पिछले 7-8 साल से, ये सच्चाई है। परंतु आज मैं कुछ ही चीज़ पे तो बोलो भाई, अगर वहाँ पर सरेआम दुकानें जलाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, इस्तीफे लिए जा रहे हैं जजेस के, वाइस चांसलर के, एस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस पूरे के पूरे वर्ग में मैंने तो किसी की स्टेटमेंट नहीं सुनी कि जो कुछ हो रहा गलत है, हम सहमत नहीं हैं। तो आखिर इस देश को क्या बनाना चाह रहे हैं? मोदी का विरोध करें? मोदी कोई ये तो है नहीं कि वो सब कुछ वही है। मोदी सदा रहने वाला नहीं, परंतु देश तो सदा रहना है, रखना है इसको हमने। ये गुलामी से जो मुश्किल से निकाला था, उस गुलामी में फिर धकेलने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक स्टालिन साहब बैठे हैं, वो अपनी अलग थ्योरी लेके आज तमिलनाडु में बैठे हैं। उन सबको कैसे एक उसमें लाएं, कोई नहीं बोलेगा। नाम भी इनके जिन्होंने स्टालिन रख लिया, जिसने मरलीना रख लिया, उन सब के आज मुझे यही बता दें, कोई कांग्रेस के दोनों मित्र बैठे हैं, कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के क्या संबंध हैं। आज तो खैर कांग्रेस विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी का। वो कहाँ विरोध कर रही है फिर? नहीं, वो तो आप ये लोगों नाटक करना छोड़ के देश हित में सोचिए। देश हमारा रहेगा तो आप हम सब रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। लोकतंत्र बच्चे एक काम नहीं बता सकते मोदी जी का जो लोकतंत्र के विरोध में गया हो। एक चुनाव हो तो 67 तक तो होता तो देशभक्त थे। आज वो अलग अलग हो रहा है और एक कराने की बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, रास्ते निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर भी देश को इनको तोड़ने की साजिश नजर आती है या लोकतंत्र खत्म। ठीक है, तो कहीं जाऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। एक एक मौका सबके पास एक बार फिर से ब्रेक के बाद, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद ये डिबेट, ये चर्चा जारी रहेगी। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सो सिगोरो द ऑटोमोबाइल द पॉलिसी बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात?
फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं क्या कांग्रेस का नया अवतार, टुकड़े टुकड़े गैंग से प्यार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पास 5 मिनट है। मैं चाहता हूं कि सभी मेहमानों को एक एक राउंड, एक एक मौका और दूं, तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी अपनी बात जरूर 1-1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मैं कमरू चौधरी जी आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ मेरे एक छोटा सा सवाल भी है, आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा। मैंने कल भी इसका विरोध किया था, आज भी करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड करता हूँ कि विपक्ष के नेता को इस तरह से आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत है, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक सवाल और उठता है, कांग्रेस ने अब तक जो है, पन्नू ने जो कुछ बयान दिया कि राहुल गांधी ने हमारी लाइन को मजबूत कर दिया, हम तो यही बात कहते थे। कांग्रेस की ओर से एक बयान तो आ जाता, राहुल गांधी की तरफ से एक बयान तो हो जाता कि पन्नू जी सुनो, अपने पजामे में रहो, हम तुम्हारे ना सपोर्ट करते हैं, ना हम चाहते हैं कि भारत के, तो तुम अपने आतंकवादी गतिविधियां अपने चलाओ, हमारे कंधे पे बंदूक मत लाओ। एक बयान तो कांग्रेस का आ जाता, अच्छा लगता। अशोक जी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। ये चीज एकदम बयान सही बात आना चाहिए था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी आंख उठाकर भी देखे तो उसका किसी तरह से भी समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ये आज का नहीं है, ये 100 साल से जब कांग्रेस बनी है, लगभग 140 साल हो चुकी है। पहले ही नेशनलिस्टिक देशभक्त पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन यहाँ पे 2-4 सवाल आता है। जैसे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आपके पैनल में जो बैठे हुए हैं, नंद किशोर जी, उन्होंने बोला भाई मोदी जी का एक भी देश विरोध काम बता दीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हाल ही के दिन में एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब बैठे हुए पुतिन साहब के टेबल के सामने में, और उनको ब्रीफिंग दे रहे कि अपना मोदी जी यूक्रेन में जाकर क्या किए, किस तरह से वहां पे रिलेशन तैयार किए। ये आज तक तो कांग्रेस पार्टी ने किया नहीं है, कभी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को जाकर ब्रीफिंग देना कि हमारा प्रधानमंत्री फलाना देश में गए थे इसीलिए हम आपको ब्रीफिंग देने आए। ये एक नंबर चीज है। दूसरी नंबर चीज है, देखिए ये जो आप बिट्टू वाला बात कहा, आपके ऊपर, आपके गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, हमने उसका विरोध किया, हमने ट्विटर में भी विरोध किया कि पत्रकार अशोक जी का गाड़ी पे हमला निंदनीय है और उसका विरोध करना चाहिए। चाहे कोई भी पत्रकार हो, उसका एक स्वतंत्र आजादी है वो रिपोर्ट करने का, हमारा उससे मत में अमिल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हम उस पर जानलेवा हमला ना करें। राहुल गांधी पे भाजपा के शिंदे गुट के नेता ने क्या बोला, 11 लाख रुपया इनाम रख दिया राहुल गांधी का जीप पे। ये कौन से एक भी शब्द आया क्या सरकार के तरफ से इसको खंडन करते हुए? आज तक कोई एक्शन हुआ इनका खिलाफ बीजेपी या शिवसेना? कमरू जी आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं एक मिनट आ रहा हूं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये जो जीभ काटने वाला बयान था, ये भी बड़ा बेशर्म बयान था, इसकी भी घोर निंदा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कमरू जी, अभी मेरे पास जो खबर आई है, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ, तेलंगाना कांग्रेस के एक विधायक ने कह दिया है कि जो बिट्टू का सर काट के लाएगा उसको मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा। ये मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह की चीजें जो होड़ चल रही है ना, ये दोनों तरफ से हो रही है, ये बड़ी शर्मनाक है। बोलिए जल्दी से, 30 सेकंड। हाँ जी जी। अशोक जी, जैसा भाई साहब ने कहा कि वर्धा की सभा में, वर्धा की उसमें आए थे, उसी तरह से वहाँ पर महात्मा गांधी भी आए थे और बाबा साहेब भी आए थे। तो उस समय की कांग्रेस जो थी, तात्कालिक प्रश्न और भविष्य के प्रश्न दोनों से मुकाबला कर रही थी। मदन मोहन मालवीय, इन तमाम लोगों ने मिलकर के पुनः पैक्ट कराया। कांग्रेस ने इस देश को एकत्र रखने के लिए उस समय के पुनः पैक्ट कराया। और आज में सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा उर्फ सैम पिट्रोडा,
उत्तर को, दक्षिण को, पूरब को, पश्चिम को, सबको अलग अलग करने की बात की। कांग्रेस ने उनको निकाला 6 साल के लिए, 5 साल के लिए। ऐसा क्या प्रेम था कि चुनाव खत्म हुआ उनको वापस लिया? क्या प्रेम है कि पन्नू से लेकर पाकिस्तान तक कांग्रेस के पीछ पर तैयार है? क्या प्रेम है कि जब हमीर अब्दुल हमीद की शहादत को सलाम करते हैं, लेकिन जब जाकर के मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मदद करो मोदी को हटाने में, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। जब इस देश की सेना से सवाल पूछे जाते हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस के लिए ऐसा कोई कवच कांग्रेसी भी नहीं तैयार कर पाता होगा जैसा हमारे प्रेम जी भाई साहब ने किया। राहुल गांधी की 10 दिन की यात्रा के 5 घंटे दिखाए गए और कोई डेलीगेशन मीट नहीं थी। एक कमरे में बुला करके मुलाकात हुई, 10 लोगों को बुला के। जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, मोदी मोदी पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं था। 10 लोग सेलेक्टिवली बुलाए गए थे और सिर्फ 5 घंटा सार्वजनिक क्या है, 9 दिन कहां रहे, किस देश विरोधियों से मिले, इसकी बात छोड़ दीजिए। दूसरा जो आप कह रहे थे, आज मोदी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है कि आज बड़े बड़े मुल्क कहते हैं, आज पुतिन कहते हैं कि भारत चाहे तो बात करे, यूक्रेन कहता है कि भारत ही शांति कर सकता है। तो आज दुनिया में हमारा बढ़ता सम्मान है। जब इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया, हमने उनका सम्मान किया। ओके, प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन मैं कमरू जी, यहां पर कमरू जी की एक चीज के लिए तारीफ करूंगा। उन्होंने कम से कम ये बात कही कि हाँ, कांग्रेस की तरफ से एक बयान पन्नू को लेकर आना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसका स्वागत सभी करेंगे। इसलिए कमरू जी ने कहा, उनका मैं स्वागत करता हूं। जी प्रेम जी। देखिए, सारे विषयों पर रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है, लेकिन जो बात आप थोड़ी देर पहले ललकारते हुए कह रहे थे अशोक जी, कि जो उपद्रव हो रहे हैं गणेश पूजा विसर्जन के दौरान, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता, ये इसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, ये उपद्रव जो हो रहे हैं, ये धार्मिक जुलूस पर, ये स्थानीय प्रशासन और सरकार को निपटने दीजिए। धार्मिक मामलों में जब जब राजनीतिक स्वर उठेगा, ये मुद्दा राष्ट्रीय हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान हो जाएगा, नफरत की सियासत बढ़ेगी। इसलिए राजनीति को ऐसे मुद्दों से प्रशासनिक स्तर पर निपटने दीजिए। राजनीति से अपेक्षा मत करिए कि राष्ट्रव्यापी, अगर मान लीजिए कहीं गणेश पूजा उत्सव पर पथराव हो रहा है, तो उसको वहां के प्रशासन, वहां की सरकार को निपटने देंगे कि आप पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिक्स से एक्सपेक्ट करेंगे कि राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक ये रखिए, सोच रखिए। नहीं, ये निंदनीय है और हमेशा निंदनीय रहेगा, लेकिन इसको निपटने दीजिए स्थानीय स्तर पर। इस विषय पर प्रेम जी, जब बुरके का मामला है तब उसको स्थानीय स्तर पर निपटने देते कर्नाटक में, तब उत्तर भारत के लोग तब कुछ नहीं कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये स्थानीय स्तर पे जो मामला, सुनिए सर, स्थानीय स्तर पे जो मामला होता है भारत में, अगर किसी के ऊपर कोई हमला हो जाता है, उस मामले को लेकर, नहीं सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जब भारत में कुछ होता है तो वो तो जब भारत में किसी मुस्लिम पर कुछ होता है तो वो तो अंतरराष्ट्रीय मसला बन जाता है। सिखों का जो कुछ हुआ नहीं, उसको एक अंतरराष्ट्रीय मसला बना दिया गया अमेरिका में जाके। यहां आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पे जो होता है उसको जी स्थानीय लोकल रहने दीजिए, उसको लेकर क्यों बोलना है? नंद किशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। राइटर उसमें कहना चाहूंगा कि ये सैम पित्रोडा, जिनका पूरा नाम भी बताया सत्यनारायण सैम, एक गुजराती मानुस है जो उड़ीसा में रहा है, और इससे बच के रहें कांग्रेसी दोनों मित्र। राहुल जी को बता दें कि वो अंदर से नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं, इसलिए राहुल को बैलेंस करता गिराता है। आपने नई थ्योरी दे दी। बिल्कुल थ्योरी है। मैं इसलिए दोनों ये मित्र हैं, ये बात कहेंगे, अच्छा रहेगा इनके लिए। चलिए आखिरी शब्द आपके 30 सेकंड। देखिए, गणपति पर हमला गणतंत्र पर हमला है, लेकिन जो लोग गण की ही भाषा समझते हैं उन्हें समझाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये कौन सी मानसिकता है जो पूजा पंडालों पर पत्थर फेंक रही है? ये कौन सी मानसिकता है जो लड्डू निपटने दीजिए इसको? लेकिन ये तो पत्थर तो हर हाथ में है, ये पत्थर तो हर हाथ में है। ये आप बताएं, ये लंदन में कौन कर रहा है, फ्रांस में कौन कर रहा है, जर्मनी में कौन कर रहा है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ईरान, इराक में कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? बांग्लादेश में कौन कर रहा है, अफगानिस्तान में कौन कर रहा है, पाकिस्तान में कौन कर रहा है? और उसी सोच के प्रतिनिधित्व को रोकना जरूरी है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, इन सब विषयों में मैं नहीं आज जाना चाहता। जो विषय था मोटे तौर पर मुझे लगता है सब पार्टियों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए।
भारत विरोधी कोई भी अगर है तो उससे पॉलिटिकल पार्टियों को मुझे लगता है 1.5 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। और अगर आप किसी से मिलते हैं, कुछ करते हैं, पन्नू को लेकर कांग्रेस को एक ज़रूर बयान देना चाहिए था। और इल्हान उमर से मिलते राहुल गांधी और अगर एक उनको कड़ा मैसेज दे देते कि भारत के कश्मीर पर आंख उठा के मत देखो, तो मुझे लगता है पूरा देश राहुल जी के लिए तालियां बजाता। लेकिन जब नहीं होता ऐसी चीज़ें, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस जो है बदल गई है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार।